गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 में शुद्ध प्रेरकीय परिपथ डिस्कस कर लिया था और शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में हमने ऐसा सीखा था कि वोल्टा धारा से π/2 किलोकोण आगे होती है। वोल्टा धारा से π/2 किलोकोण आगे होती है और उससे पहले हमने शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ पढ़ा था। उसमें वोल्टा और धारा के मध्य कलांतर शून्य आया था, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वोल्टा और धारा समान कला में होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में वोल्टा और धारा के मध्य कलांतर शून्य अर्थात दोनों समान कला में होते हैं। जबकि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ जिसमें कुंडली जुड़ी थी, जिसका स्व प्रेरण गुणांक L था बेटा, तो उसमें हमने सीखा था कि वोल्टा व धारा के मध्य कलांतर π/2 का होता है, अर्थात वोल्टा धारा से π/2 किलोकोण आगे होती है। अब आज हम डिस्कस करेंगे बेटा शुद्ध धारितीय परिपथ, ऐसा परिपथ जिसमें एक संधारित्र लगा हो जिसकी धारिता C हो और उसको हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ देते हैं। उसको हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ने पर उसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, वोल्टा धारा के मध्य कलांतर कितना होगा, उसका धारितीय प्रतिघात मतलब उसका प्रतिरोध कितना होगा उस स्थिति में, और उसके बाद हम जावक्रीय ग्राफ, प्रतिरोध और आवर्ती के मध्य ग्राफ, फेजर आरेख और फिर शक्ति आरेख, सेम जैसे आपने प्रेरकीय परिपथ के लिए किया वैसे ही हम धारितीय परिपथ के लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिपथ बना लेते हैं बेटा। हमारे पास एक संधारित्र शुद्ध धारितीय परिपथ जिसकी धारिता C है, इसकी धारिता कितनी है C, इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत प्लस माइनस V बराबर Vm sin ओमेगा t से जोड़ा है हमने। इसको किससे जोड़ा है, V बराबर Vm sin ओमेगा t। ये प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत जिसकी वोल्टा V बराबर Vm sin ओमेगा t है। Vm वोल्टा का अधिकतम मान, ओमेगा कोणीय आवर्ती, किसी क्षण पर तत्क्षणिक मान दिया हुआ वोल्टा का वो हमने आरोपित किया हुआ है। जैसे ही वोल्टा आरोपित करेंगे संधारित्र से तो इसमें धारा प्रवाहित होगी कैपिटल I। ठीक है, इसके सिरों के मध्य धारा प्रवाहित होगी कैपिटल I। अब हमें इस धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें धारा का मान ज्ञात करना होता है बेटा। तो माना एक संधारित्र जिसकी धारिता, माना एक संधारित्र जिसकी धारिता कैपिटल C है को एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत V बराबर Vm sin ओमेगा t वोल्टा स्रोत से जोड़ा जाता है। जिसकी वोल्टता V बराबर Vm sin ओमेगा t है। समीकरण संख्या 1, V बराबर Vm sin ओमेगा t। जैसे हम संधारित्र से प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत जोड़ेंगे इसमें धारा प्रवाहित होगी। हम बोलेंगे जब धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें आवेश प्रवाह भी होगा। माना किसी क्षण t पर उसमें आवेश प्रवाहित हुआ, क्यों, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हुआ, सपोज Vc, V आधार में C लिखते थे, कैपेसिटर के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उसको हमने Vc से निर्देशित किया और इसका मान पहले इधर वाले प्लेट प्लस है तो इधर प्लस है और इधर माइनस। तो माना किसी क्षण पर, जैसे हम बोल रहे हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब इसमें आवेश भी प्रवाह होगा, इसको हम आवेशित करेंगे। तो Q आवेश देने पर इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ, मान लो Vc, तो Q समानुपाती Vc, Q का मान Vc के समानुपाती होगा अर्थात Q बराबर Cv। ये हम संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो माना किसी क्षण स्मॉल t पर संधारित्र में प्रवाहित आवेश, माना किसी क्षण स्मॉल t पर संधारित्र में प्रवाहित आवेश स्मॉल q हो तो संधारित्र के सिरों के मध्य उत्पन्न
विभवांतर VC समानुपाती Q, VC समानुपाती Q, जितना आवेशित करेंगे उतना ही विभवांतर उत्पन्न होगा। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसके सिरों के मध्य उस चालक पे विभवांतर उत्पन्न होता है, वो डिपेंड करता है आवेश पर। तो VC समानुपाती Q या Q समानुपाती VC या Q समानुपाती VC, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या Q समानुपाती VC, और फिर समानुपाती चिन्ह हटाते तो कांस्टेंट लेते हैं C, Q बराबर CV, Q बराबर CV, जहां C संधारित्र की धारिता है, जहां C संधारित्र की धारिता, माना एक संधारित्र जिसकी धारिता कैपिटल C है, Q इंटू V इंटू C, बेस में आधार में C लगा दिया, समीकरण संख्या 1, ये दो, Q बराबर C इंटू VC। तो यहां से VC का मान क्या आ जाएगा बेटा, Q अपॉन C, यहां से VC का मान क्या आ जाएगा, यहां VC बराबर, क्योंकि एक्चुअल में VC चाहिए हमें, तो VC बराबर हो जाएगा आपके पास Q बटा C, समीकरण संख्या 3। ठीक है, वैसे इसका जरूरत नहीं थी, अपन ऐसे दे देते हैं। अब वोल्टा नियम से जितना वोल्टा आपने आरोपित करेंगे उतना ही यहाँ पे विभव पतन होगा। जितना हम आरोपित करेंगे विद्युत वाहक बल या वोल्टा, उतनी संधारित्र के सिरों के मध्य विभव पतन होगा। अर्थात वोल्टा नियम से, अर्थात वोल्टा नियम से, वोल्टा नियम क्या कहता है, माइनस से प्लस, प्लस का V, प्लस से माइनस, माइनस का VC बराबर 0, अर्थात V बराबर VC, अर्थात V बराबर VC। अब देखो V बराबर आप लिखोगे VC, VC का मान समीकरण 3 से और V का मान समीकरण 1 से रखो। V का मान बेटा आपके पास है Vm sin ओमेगा t, और VC का मान बेटा आपके पास है Q अपॉन C। चाहे तो अपन C को इधर गुणा कर सकते हैं, आपके पास समीकरण आ गई बेटा Q बराबर Vm इंटू C sin ओमेगा t, समीकरण संख्या 4। अब अगर मैं इस Q का T के सापेक्ष अवकलन कर लूं तो मुझे किसी क्षण पे धारा मिल जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में मुझे पहले धारा का मान ज्ञात करना है कि किसी क्षण स्मॉल t पे धारा का मान कितना है। तो Q का T के सापेक्ष अवकलन कर लो, dq ओवर dt, इधर भी हमें अवकलन करना होगा, d बाई dt Vm इंटू C sin ओमेगा t। dq बाई dt को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, I, ये हमारी क्या होगी, किसी क्षण पे धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा होगी I, Vm इंटू C कांस्टेंट अवकलन से बाहर आ जाएगा, sin ओमेगा t का अवकलन cos ओमेगा t, और t का गुणांक ओमेगा बाहर गुणा होगा, तो sin का अवकलन हो गया बेटा cos ओमेगा t, और t का गुणांक ओमेगा बाहर गुणा कर लिया C ओमेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं, मैं इसको लिखता हूं I बराबर Vm अपॉन ये जो C ओमेगा है या ओमेगा C है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन ओमेगा C। इसको हम बोलेंगे संधारित्र का धारितीय प्रतिघात, प्रतिरोध के जैसे होगा। ये जो ओमेगा C है, C ओमेगा है, इसको 1 अपॉन ओमेगा C लिखा जा सकता है इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद ये जो cos है इसको आप साइन में बदल सकते हो, जैसे आपने शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में भी ऐसा किया था, cos को साइन में बदला था। तो मैं अगर इस cos को साइन में बदलना चाहूं, cos ओमेगा t प्लस का है, तो मैं इसको लिख सकता हूं sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 लिखो, चाहे cos ओमेगा t लिखो, बात एक ही है, कोई चेंज नहीं है। और ये जो 1 अपॉन ओमेगा c है, इसको मैं xc लिख सकता हूं, धारितीय प्रतिघात, यहां 1 अपॉन ओमेगा c बराबर इसको लिखा जाता है xc, ये आपका हो गया धारितीय प्रतिघात, जिसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होगा, ये प्रतिरोध के जैसे ही होगा, तो इसको अपन x से निर्देशित करते हैं। आपके पास समीकरण आ गई बेटा I बराबर Vm अपॉन xc इंटू साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, और ये Vm अपॉन xc V बाई R, वोल्टा और प्रतिरोध का अनुपात धारा होता है, ये धारा का अधिकतम मान, इसको लिखा जाएगा बेटा I बराबर Im साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ये हमें शुद्ध धारितीय प्रतिरोध के लिए धारा का मान प्राप्त हुआ, समीकरण संख्या 5।
आई बराबर आई1 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। वोल्टता कितनी आरोपित करी थी? V बराबर Vm sin ओमेगा टी। क्या अंतर आया दोनों में? कलांतर कितने का है? पाई बाय 2 का। इस बार धारा वोल्टता से पाई बाय 2 कला कोण है, आगे है। शुद्ध धारितीय परिपथ में बेटा आपको याद रखना है, धारा का मान वोल्टता से पाई बाय 2 कला कोण आगे होता है, क्योंकि यहाँ पे कलांतर या कला कोण की बात करें तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और यहाँ पे कला कोण है बेटा ओमेगा टी। तो अर्थात हम बोलेंगे कि धारा जो है वो वोल्टता से पाई बाय 2 कला कोण आगे होती है। कौन से परिपथ में? शुद्ध धारितीय परिपथ में, जिसमें केवल एक संधारित्र लगाओ जिसकी धारिता C हो। इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेटा डेरिवेशन कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? वोल्टता और धारा की ज्यावक्रिय ग्राफ, फिर XC और आवर्ती के मध्य ग्राफ, फिर उसके बाद इसका फेजर आरेख और शक्ति आरेख बनाना है। तो वोल्टता और धारा का पता चल गया। अब इस समीकरण संख्या 5 के आगे आपको लिखना है बेटा, अर्थात शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा वोल्टता से पाई बाय 2 कला कोण आगे होती है। धारा वोल्टता से पाई बाय 2 कला कोण आगे होती है। ये लाइन आपको लिखनी है नोट में। अब देखो ग्राफ बना लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन बनाएंगे ज्यावक्रिय आरेख। सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्ध धारितीय परिपथ में वोल्टता व धारा के लिए ज्यावक्रिय आरेख। पहला हम आप बनाएंगे ज्यावक्रिय साइनोसॉइडल ग्राफ। देखो एक ही ग्राफ बनाएंगे दोनों के लिए। एक्स एक्स पे समय ले लिया और वाई एक्स पे आपने वोल्टता और धारा की बात कर ली। वाई एक्स पे आपने क्या ले लिया? V तथा I दोनों एक साथ है। V यहाँ पे हमारा समय t इक्वल टू 0 है, फिर वही t/4 समय, t/2, 3t/4 और फिर t। ठीक है, वोल्टता की समीकरण थी V बराबर Vm sin ओमेगा t। t इक्वल टू 0 पे वोल्टता का मान 0 होगा, t/4 पे अधिकतम होगा। ग्राफ आपका ऐसे ही चलेगा, t/4 पे अधिकतम, t/2 पे 0 और फिर 3t/4 पे माइनस में अधिकतम, फिर t पे 0। ये ग्राफ आपका आ गया वोल्टता के लिए। अब आपको धारा के लिए बनाना है। इसका शिखर मान कितना है बेटा? Vm। वोल्टता का शिखर मान कितना है? Vm, और माइनस में कितना है? माइनस का Vm। मैं आपसे पूछूं धारा के लिए, देखो धारा की समीकरण थी I बराबर Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। धारा की आपने समीकरण लिखी I बराबर Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। मतलब वोल्टता से पाई बाय 2 कला कोण आगे, प्लस पाई बाय 2। ग्राफ आपका ऊपर से शुरू होगा और आपको ध्यान में रखना Im का मान था Vm by xc। Im का मान था Vm by xc। xc आपका धारितीय प्रतिघात, कुछ तो मान होगा। Vm में भाग देंगे तो Im का मान Vm से छोटा होगा। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? Vm से जस्ट नीचे से। यहां पे आपका Im होगा धारा का अधिकतम मान, और यहां पे माइनस का Im। t इक्वल टू 0 पे धारा का मान अधिकतम होगा Im, t/4 पे 0 हो जाएगा। t/4 पे क्या हो जाएगा? 0। t/2 पे माइनस में अधिकतम, t/2 पे माइनस में अधिकतम होगा, और फिर 3t/4 पे फिर 0, फिर t पे प्लस में अधिकतम, इस तरह से। ठीक है ना, यहां पे मान अधिकतम हो गया, फिर नीचे आएगा इस तरह से। तो ये ग्राफ हो गया आपका धारा का। इस तरह से वोल्टता और धारा के ज्यावक्रिय आरेख बना लेते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर मैं XC और आवर्ती के मध्य ग्राफ बनाऊं, क्योंकि XC बराबर आपने लिखा था सूत्र 1/ओमेगा-c। तो XC जो धारितीय प्रतिघात है, उस संधारित्र का जो प्रतिरोध एक तरह से, उसका फॉर्मूला हो गया, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2πf × c।
तो कुछ सी तो नियत होगी, संधारित्र की धारिता कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट, अर्थात XC व्युत्क्रमानुपाती F जो हम आवर्ती सर्किट में अप्लाई करते हैं उसके व्युत्क्रमानुपाती अर्थात XC और आवर्ती के मध्य जो ग्राफ होगा F आपने XX पे हर्ट्ज में लिया हुआ है और इधर आपने XC लिया हुआ है जिसका मात्रक ओम होगा। ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? चर घातांक रूप से घटेगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे f का मान बढ़ाएंगे XC का मान घटेगा, अर्थात हम कहेंगे XC व्युत्क्रमानुपाती C, इसलिए ग्राफ ऐसा बनेगा। चलो ये भी हो गया, ये सेकंड ग्राफ था आपका XC व आवर्ती के मध्य ग्राफ, XC व F के मध्य ग्राफ। तीसरा फेजर आरेख। देखो फेजर आरेख भी आसान है बेटा। जैसे आपने शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में बनाया, शुद्ध प्रेरकीय युक्त परिपथ में बनाया, वैसे शुद्ध धारकीय युक्त परिपथ में फेजर आरेख। ध्यान से देखो बेटा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और इसको मैं ले लूं नेगेटिव y एक्सिस, इधर आपकी हो जाएगी नेगेटिव x एक्सिस। ध्यान से देखो, मैंने इधर वोल्टता दिखाई है ओमेगा टी कोण पे। वोल्टता की समीकरण हुआ करती है v बराबर vm sin ओमेगा टी, तो जो वोल्टता दिखा रहे हैं वो ओमेगा टी कोण पे vm इस तरफ दिखाई है। धारा वोल्टता से π/2 कला कोण आगे है तो वो आगे चलेगी पहले इस दिशा में, Im आपकी इस दिशा में होगी, इससे कितना कला कोण आगे है? π/2। ये लो फेजर आरेख बन गया। वोल्टता अगर आपने ऐसे ली है तो धारा आपको π/2 कला कोण आगे दिखानी है और ये ओमेगा कोणीय वेग से या कोणीय आवृत्ति से रोटेट करा सकते हैं, इसको घूर्णी सदिश भी बोलते हैं। जितना ये आगे जाएगा उतना ही Im आगे जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम t का मान बढ़ाएंगे, ओमेगा t का मान बढ़ेगा, Vm बढ़ेगा, तो आपका Im भी आगे की तरफ घूमेगा। इस तरह से इन दोनों के मध्य कलांतर हमेशा π/2 का होगा और धारा वोल्टता से π/2 कला कोण आगे होगी। ये आपका हो गया बेटा फेजर डायग्राम। अब आपका बचा है शक्ति आरेख, ठीक है ना, वो भी आपको बनाना है, इंपॉर्टेंट होता है। शक्ति आरेख भी पूछता है आपसे एग्जाम में और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ध्यान से बनाना उसको, ठीक है ना। ये तीनों आरेख बहुत आसान थे। अब हम बात करते हैं शक्ति आरेख की, शुद्ध धारकीय परिपथ में, ठीक है। जैसे धारकीय परिपथ में आपने शक्ति आरेख बनाया वैसे ही इसमें अपन शक्ति आरेख बनाते हैं। देखो चौथा ग्राफ आपका है शक्ति आरेख। शक्ति डायग्राम, पावर डायग्राम। देखो आपने प्रत्यावर्ती वोल्टता अप्लाई करी बेटा, V बराबर Vm sin ओमेगा टी। हम वोल्टता की जो ग्राफ बनाएंगे वो यही बनाएंगे। जैसे आपने किसी संधारित्र को प्रत्यावर्ती वोल्टता से स्रोत जोड़ा था तो उसमें Q आवेश प्रवाहित हुआ होगा, तो Q का जो सूत्र था वो था C इंटू V। C इंटू V, जितनी आरोपित वोल्टता है उतना ही विभव पतन। तो Q बराबर CV के लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसके जैसे ही बनेगा। V की जगह Vm sin ओमेगा टी पुट कर देंगे तो Q का समीकरण आ जाएगा CVm sin ओमेगा टी। इन दोनों के ग्राफ एक जैसे बनेंगे, कलांतर शून्य है, इसका आयाम अधिकतम है तो थोड़ा सा इससे ज्यादा दिखाना, इससे ज्यादा है, ठीक। ये भी हो गया, दूसरा आवेश के लिए हो गया। धारा का ग्राफ वैसे ही बनाना, I बराबर Im sin ओमेगा टी प्लस π/2। π/2 कला कोण आगे से दिखाना हमने को धारा। और शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? P बराबर V इंटू I। वोल्टता और धारा के गुणनफल को अपन शक्ति बोलते हैं। तो अपन एक चक्र के लिए शक्ति आरेख बनाते हैं बेटा, एक चक्र के लिए शक्ति आरेख। ध्यान से देखो, x एक्सिस पे समय लिया हुआ है, y एक्सिस पे आपकी शक्ति भी होगी, V भी होगा, I भी होगा तथा Q। चारों के ग्राफ एक साथ बनाएंगे, P, V, I तथा Q। यहाँ पे आपका समय t 0 सेकंड होता है, फिर आप t/4 समय लेते हो, फिर t/2 समय की बात करते हो, फिर 3t/4 और लास्ट में आपका क्या आ जाता है t। t/4 एक चक्कर के आधे चक्कर t/4 समय के लिए ग्राफ इसमें बनाएंगे, t/4 से t/2 के लिए ग्राफ इसमें बनाएंगे, उसके बाद t/2 से 3t/4 के बीच जो ग्राफ होगा वो यहाँ बनेगा,
और लास्ट में 3t/4 से t के मध्य ग्राफ अपन यहां बना लेंगे इस तरह से। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से t/4 समय अंतराल में, 0 से t/4 समय अंतराल के लिए वोल्टा के मान की बात करते हैं। V बराबर Vm sin ओमेगा t। मैं इसका ग्राफ बनाऊं सबसे पहले। V बराबर Vm sin ओमेगा t। ग्राफ देखो t/4 पे अधिकतम होगा, t/2 पे 0 हो जाएगा, 3t/4 पे माइनस में अधिकतम होगा और t पे फिर से शून्य हो जाएगा। ये वोल्टा की ग्राफ आ गई। कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद देखो आवेश, जैसे जैसे V बढ़ेगा उसी तरह से आवेश बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी, आवेश बढ़ेगा, बट आयाम थोड़ा सा इससे ज्यादा। ये अधिकतम आयाम आपका Vm है यहाँ पे, इसका इसके जस्ट ऊपर से जाएगा, ऐसे बनाना आपको। आवेश के लिए जो ग्राफ है वो वोल्टा से थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, इस तरह से दिखाना। ये आपका Q के लिए ग्राफ हो गया। संधारित्र को जो हम आवेशित करते हैं, जैसे 0 से t/4 समांतराल में क्या हो रहा है, ध्यान से देख, जैसे जैसे वोल्टा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे संधारित्र के सिरों के मध्य आवेश का मान बढ़ रहा है, Q का मान बढ़ रहा है। अगर Q का मान बढ़ रहा है तो इस स्थिति में आपका संधारित्र आवेशित हो रहा है, आवेशन वाली अवस्था हुई। धारा के लिए ग्राफ देखो, I बराबर Im sin ओमेगा t प्लस π/2। π/2 पहला कोण आ गया, मतलब ऊपर से शुरू होगा और Im का मान Vm से छोटा है। ग्राफ यहां से t/4 पे क्या होगा, शून्य, t/2 पे माइनस में अधिकतम, 3t/4 पे भी शून्य और t पे प्लस में अधिकतम। ये ग्राफ हो गया धारा के लिए। अब अपन शक्ति की बात करेंगे। अब अपन किसकी बात करेंगे बेटा, शक्ति की। 0 से t/4 समय अंतराल में वोल्टा का मान शून्य से अधिकतम की ओर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वोल्टा का मान बढ़ रहा है बेटा, ध्यान से देख, आवेशित हो रही है। संधारित्र की जो प्लेटें हैं, एक प्लेट प्लस क्यू आवेश से, दूसरी वाली प्लेट माइनस क्यू आवेश से आवेशित हो रही है। तो 0 से t/4 समय अंतराल में वोल्टा का मान बढ़ता है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य आवेश का मान बढ़ता है। इस स्थिति को बोलते हैं संधारित्र की आवेशन अवस्था, संधारित्र की आवेशन अवस्था। और इस स्थिति में देखो वोल्टा व धारा दोनों धनात्मक होते हैं, तो शक्ति क्या होगी बेटा, धनात्मक। ये सब आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूं जो आपको लिखना है। इस स्थिति में वोल्टा व धारा दोनों धनात्मक होते हैं, वोल्टा व धारा दोनों धनात्मक होते हैं, तो शक्ति क्या होगी, धनात्मक। और ऊर्जा क्या होगी, संधारित्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है, संधारित्र से ऊर्जा का अवशोषण। वोल्टा व धारा धनात्मक और वोल्टा व धारा का गुणनफल ही शक्ति है। तो आपका जो ग्राफ है वो इस वाले धनात्मक x एक्सिस में आएगा, इस तरह से। ये शक्ति का 0 से t/4 में। नेक्स्ट देखो, t/4 से t/2 समय अंतराल में, t/4 से t/2 समय अंतराल में देखो वोल्टा अधिकतम से शून्य की ओर अग्रसित हो रही है, वोल्टा का मान घट रहा है, तो संधारित्र के सिरों के मध्य जो आवेश का मान है वो भी घट रहा है। t/2 समय पे आवेश क्या हो गया, शून्य हो गया, तो उसे बोलेंगे अनावेशन की अवस्था। संधारित्र इस समय अनावेशित हो गया। इस स्थिति में देखो वोल्टा का मान तो धनात्मक है बट धारा ऋणात्मक है, दोनों का गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक, अर्थात संधारित्र से ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी और ग्राफ आपका इस वाले ऋणात्मक चक्र में बनेगा। ये शक्ति का आरेख चल रहा है भाई, ठीक है ना, यहां दिखा दिया। उसके बाद देखो t/2 से 3t/4 समय अंतराल में, यहां पे आपकी वोल्टता शून्य हो गई थी, बट अब आपका वोल्टता जो है वो माइनस में इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब ध्रुवता बदल गई, संधारित्र की जो प्लेटें थी उनकी ध्रुवता बदल गई, आवेश की मात्रा भी बढ़ रही है माइनस में, तो उल्टा हो गया। इस स्थिति में आप ध्यान से देखो, फिर से आपकी जो है वोल्टता का मान बढ़ रहा है, तो विपरीत दिशा में आपका आवेश का मान भी बढ़ रहा है। मतलब जो माइनस क्यू से आवेशित थी वो प्लेट प्लस क्यू से आवेशित हो जाएगी, जो प्लस वाली है वो माइनस से। और इस स्थिति में ध्यान से देखो तो फिर हम बोलेंगे विपरीत दिशा में आपका संधारित्र आवेशित होगा। विपरीत दिशा में संधारित्र आवेशित होता है t/2 से 3t/4 में। वोल्टा और धारा दोनों ऋणात्मक है, तो शक्ति क्या होनी चाहिए, धनात्मक। शक्ति क्या होगी बेटा, दोनों का गुणनफल धनात्मक होगी, और धनात्मक होगी तो इस स्थिति में ऊर्जा फिर से अवशोषित होगी, संधारित्र से ऊर्जा अवशोषित होगी। फिर नेक्स्ट अगला चक्र देखो, 3t/4 से t, 3t/4 से t समय अंतराल में, 3t/4 से t समय अंतराल में वोल्टता का मान फिर से घटने लगता है।
और शून्य की तरफ आकर्षित हो जाता है, ठीक है ना। मैक्सिमम ऋणात्मक से शून्य की तरफ आकर्षित होता है, तो आवेश का मान भी वैसे ही होगा। आवेश का मान भी क्या होगा, टी पे जाके शून्य हो जाएगी, फिर अनावेशित हो जाएगी आपकी प्लेटें। और इस स्थिति में वोल्टता तो ऋणात्मक है बट धारा धनात्मक है, और दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। तो शक्ति क्या होगी बेटा, ऋणात्मक। और इस स्थिति में ऊर्जा क्या होगी, संधारित्र से उत्सर्जित। इस स्थिति में भी संधारित्र से ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो ये आपका शक्ति आरेख आ गया, इसको अपन पावर डायग्राम बोलते हैं। ये शक्ति के लिए ग्राफ है ये वाला। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि भैया आपने बड़ा क्यों दिखाया, आयाम बड़ा। देखो V और I का गुणनफल है, Vm × Im। गुणनफल करेंगे वोल्टा और धारा का तो आयाम बढ़ेगा, ठीक है। अधिकतम मान जो है वो शक्ति का इन दोनों से ज्यादा होगा, बढ़ेगा। तो हमें शक्ति आरेख इस तरह से बनाना है। तो ये हमने शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए शक्ति आरेख कंप्लीट कर लिया। ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए है तो आपसे पूरा पूछेगा, पूरा डिटेल जो मैंने बताया आज वो सारा एक साथ पूछा जाता है बड़े क्वेश्चन में, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में, और आ जाता है एग्जाम में। तो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ कंप्लीट हो गया, शुद्ध धारितीय परिपथ कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम आरएल परिपथ और आरसी परिपथ एक साथ करेंगे बेटा डिस्कस। थैंक यू।